राज्यसभा क्या डिसॉल्व हो सकता है? कितने साल में नॉमिनेट होता है बाकी के नए? 2 इयर्स, हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स को रिटायर किया जाता है, या फिर वो लोग रिटायर होते हैं और नए मेंबर उसमें ऐड होते हैं। कोई दिक्कत? एमएलए क्या होते हैं पता है ना? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये क्या करता है? वोट करता है इनडायरेक्ट। किस मेथड से? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। कितने मेंबर को इलेक्ट करता है? 233 मेंबर को इलेक्ट करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितना करता है? 12। और इसका इलेक्शन कैसा होता है? ये जो हमारा नया जो एनसीईआरटी है, नया जो एनसीईआरटी अभी बिल्कुल छना कर निकला है, ठीक है, उसका जो चैप्टर 5 है, जिस चैप्टर 5 का नाम क्या है? यूनिवर्सल फ्रेंचाइजेज एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। ब्रेक डाउन करो वर्ड्स को। यूनिवर्सल फ्रेंचाइजेज, इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज। इसके बारे में पढ़ना है, और पढ़ना है हम लोग को इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में। यानी कि सर अगर मेरे को वोटिंग देने का अधिकार मिल जाए, तो जब हम वोट दे दें तो उसके बाद उस वोट का क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में प्रॉपर डिस्कस करेंगे। ये हमारा नया एनसीईआरटी का चैप्टर 5 है, जिसका नाम है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस एंड इलेक्टोरल सिस्टम। गॉट इट? जितने बार हम बोलेंगे ना, उतने बार ही तुम लोग को बोलना है, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा बोलोगे तो ज़्यादा सीखोगे, ठीक है ना? आ जाओ। इसके बारे में हम लोग डिस्कस तो कर चुके हैं पहले से ही, लेकिन स्टिल हम लोग वापस से जो है डिस्कस करेंगे। आ जाओ। देखो, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है सबसे पहले तो, और इस फिगर में तुमको क्या दिख रहा है? आ जाओ। सबसे पहला क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस। क्या है बच्चों? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेस। तो अगर बात करें, यूनिवर्सल का मतलब तो पता है हम लोग को, अडल्ट का मतलब हम लोग को पता है, अडल्ट क्या होता है, ठीक है? और फ्रेंचाइजेस का मतलब सर हम लोग को नहीं पता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फ्रेंचाइजेस का मतलब अ राइट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट। यानी कि जो फ्रेंचाइजेज है सर, वो एक तरीके का राइट है, जो कि कौन देता है हम लोग को? या तो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर गवर्नमेंट। फ्रेंचाइजीज एक तरीके का सर राइट है, जो हम लोग को कौन देता है? गवर्नमेंट या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अनदर टर्म दैट इज यूज्ड इज सफरेज, अ सिनोनिम ऑफ फ्रेंचाइजेज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज बोल लो या फिर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज बोल लो, दोनों का मतलब सेम है। तो सफरेज और फ्रेंचाइजेज में क्या कोई डिफरेंस है? नहीं डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। फ्रेंचाइजेस क्या है सर? एक अधिकार जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को देता है। डन? डन? तो किसका अधिकार सर? तो अडल्ट का अधिकार है ना। अब एडल्ट का क्या अधिकार है वो हम लोग आगे देख रहे हैं। डन? तो फ्रेंचाइजेस का मतलब एक तरीके का अधिकार होता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को देता है या गवर्नमेंट हम लोग को देता है। क्लियर? आगे देखो क्या है सर? द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर डिसाइडेड दैट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? राइट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट would be a features of Indian democracy right from the outset. This देखो, this means that every adult citizen gets, जितने भी, अब वो कौन सा राइट है सर? तो जितने भी सिटीजन है इंडिया के जो एडल्ट हैं, उनका क्या राइट है? एक वोट देने का अधिकार है। एंड ऑल वोट, जितना भी वोट होगा उसका जो है इक्वल वैल्यूज होगा। आ रहा है बात समझ में? जो भी इंडियन सिटीजन 18 साल या फिर 18 साल के ऊपर हो चुके हैं, उनके पास वोट देने का अधिकार होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, जेंडर, एजुकेशन और इनकम। अब ये तुम्हारा आ जाता है इंपॉर्टेंट। अगर मैं ये बोली बच्चों, अगर मैं ये बोलूं कि बताओ तो जरा कि अगर किसी को वोट देने का अधिकार है,
अगर किसी को वोट देने का अधिकार है तो क्या, बड़ा खराब हो रहा है यार ये, अगर किसी को वोट देने का अधिकार है तो क्या क्या नहीं देख पाएगा गवर्नमेंट? आ जाओ इसी पे देखो, देखो यानी कि जितने भी अडल्ट सिटीजन हैं जो 18 या 18 साल से ऊपर उम्र के हो चुके हैं, ठीक है, उन सबको वोट देने का अधिकार है, एक वोट देने का अधिकार है, और उनके वोट का जो वैल्यू होगा हमेशा इक्वल होगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, चाहे वो किसी भी रेस के हों, चाहे उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, चाहे उनका इनकम कुछ भी हो, सबका सबका जो वोट का वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा, बराबर होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है सभी को? सभी को बात समझ में आ रहा है? तो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस? इसका मतलब क्या होता है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया अबव या एट द एज ऑफ 18 years हैव वन वोट एंड ऑल वोट्स हैव इक्वल वैल्यू। एवरी सिटीजन हो गया ना, irrespective of their what, caste, their caste, their creed, race, religion, gender, education और income। ऐसा नहीं है कि गरीब का वोट का वैल्यू ज्यादा होगा और अमीर के वोट का वैल्यू ज्यादा होगा और गरीब के वोट का वैल्यू कम होगा, ऐसा नहीं है। पूरा बात समझ में आ रहा है यहां तक सभी को? वेरी नाइस। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज समझ में आ गया। सर आप सबसे पहले फ्रेंचाइजीज के बारे में डिस्कस किए। फ्रेंचाइजीज एक अधिकार है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को देता है, और वो कैसा अधिकार है? वोट देने का अधिकार है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, रेस, एजुकेशन, इनकम, जेंडर। कितने ग्राउंड है टोटल? गिनो तो जरा, 1 2 3 4 5 6 और 7। हाँ समझ में आ गया। किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं, सबके वोट का वैल्यू क्या है, बराबर है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इसको याद रखना है। तो ये बात समझ में आ गया सर कि यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज या फ्रेंचाइजेस क्या होता है। गॉट इट? अब यहां ध्यान दो, इंडिया में जो है चेंज किया गया, इंडिया चेंज्ड द मिनिमम एज फॉर वोटिंग फ्रॉम 21 to 18। याद रहे पहले वोटिंग देने का एज कितना था, 21, प्रेजेंट में कितना है, 18। और ये कब बदला, 1988 में जो है इसको चेंज किया गया, 1988 में इसको चेंज किया गया। अच्छा फैक्ट है ना कि अभी जो 18 साल हम लोग का सर उम्र है जिसमें हम लोग को वोट देने का अधिकार है गुरुजी, तो वो चीज जो है वो पहले 21 साल था कि हम जब 21 ईयर के होंगे तब हम वोट दे सकते हैं, जो कि चेंज कब किया गया, 1988 में इसको चेंज कर दिया गया। डन? डन ना? आगे देखते हैं। Universal franchises is a cornerstone of Indian democracy. In election of Lok Sabha, the legislative assembly of every state and union territory, and all the local election in villages and cities are based on universal adult franchises। यानी कहीं भी इलेक्शन हो रहा है, लोकसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, कहीं भी इलेक्शन हो रहा है तो वो सारा का सारा जो है किस पे बेस्ड होगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज में। और इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 326 में लिखा गया है। डन? अगर हम बोलें कि बताओ आर्टिकल 326 में क्या लिखा हुआ है, तुम लोग क्या बोलोगे कि सर इसमें लिखा हुआ है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के बारे में, इसमें लिखा हुआ है सर, जो कि है क्या कि कोई भी इलेक्शन हो उसमें हमेशा और हमेशा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के तहत ही जो है इलेक्शन होगा या फिर वोट दिया जाएगा। पूरा बात क्लियर हो रहा है? एक एक पॉइंट मेरी बातों को बिल्कुल अंदर तक जाने देना, ठीक है ना, बिल्कुल अंदर तक। याद करने का कोशिश कोई स्टूडेंट नहीं करेगा, ठीक है, बस सुनते जाओ, आराम से रिलैक्स हो जाओ, बस सुनो, बस सुनो, कुछ मत करो, ठीक है? हाँ ठीक है, बस सुनो।
कैन यू कैलकुलेट हाउ लॉन्ग यू हैव टू वेट बिफोर, अपना अपना एज कैलकुलेट करो तो 18 साल होने में कितना एज बाकी है? 2030 में वोट दे दोगे? ठीक है ना, आ जाओ। To be able to exercise your right, you need to be registered as a voter in your constituency. We know that sir कि अगर हम लोग को वोट देना है तो हम लोग को अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में पहले अपना नाम को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, रजिस्टर्ड एज अ वोटर लिस्ट, है ना। हम लोग को पता है ना, तुम लोग के सब पेरेंट्स के पास एक कार्ड होगा, एक कार्ड है ना, जिस कार्ड का नाम है वोटर कार्ड, वोटर आईडी, है ना। वो वोटर आईडी क्या है कि तुम्हारे पापा मम्मी का जो नाम है वो तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो है वो रजिस्टर्ड है कि हाँ ये 18 प्लस है और इनके पास वोट देने का अधिकार है। तो अगर मेरे को वोट देना होगा तो मेरे को अपना नाम कहाँ पर रजिस्टर करवाना होगा? अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में रजिस्टर करवाना होगा कि यस आई एम एबल टू, हम लोग जो है नहीं शुरू से हम लोग जो है वोट देने का अधिकार जो है, हाँ नहीं ठीक है, हम लोग को जो है वोट देने का अधिकार है, ठीक है, डन ना। अब आगे देखते हैं। डू यू रिमेम्बर, देखो यहाँ पे, अच्छा बच्चों एक बात बताओ, हमारा पहले 21 इयर्स था ना, अभी कितना है? अच्छा ये कब चेंज हुआ? 1988 में चेंज हुआ, डन ना, डन। अच्छा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के बारे में किस आर्टिकल में लिखा गया है? 326, डन यहाँ तक, डन यहाँ तक ना। डू यू रिमेम्बर, यहाँ क्या लिखा हुआ है? डू यू रिमेम्बर इंडिया हैज अ जनरल इलेक्शन इन समर इन 2024, about 980 million voters were eligible to exercise their franchises for 540। अच्छा देखो यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस निकालते हैं, ठीक है। हमारा 2024 में वोट हुआ ना। अगर हम बोले हमारे यहाँ टोटल कितने कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, कितने हैं? 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जिसमें कितना वोट पड़ा भाई? मतलब जो एलिजिबल वोटर्स थे कितने थे? 980 वोटर्स आर were eligible to exercise their franchises for 543 constituencies of the लोक सभा। लोक सभा में टोटल कॉन्स्टिट्यूंसीज कितने होते हैं? 543। 21 साल से घटा करके 18 साल कर दिया गया, कब? 1988। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के बारे में किस आर्टिकल में? 326 में, ठीक है। अब देखो इंडिया हैज 3.1 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कितना है? 3.1 मिलियन जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, 1.3 मिलियन ऑफ देम वुमेन है, ठीक है। अगर हम बोले इंडिया में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कितने हैं? 3.1 मिलियन, जिसमें वुमेन का कितना है? कितना है बच्चों? इज मोर देन, कितना लिखा हुआ है ये? 2,50,000 लोकल गवर्नमेंट बॉडीज अक्रॉस इंडिया, यानी कि ये जो है जितने भी इंडिया में लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है उन सब में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अभी तक कितने हो चुके हैं? 3.1 मिलियन लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो चुके हैं, जिसमें वुमेन का क्या है योगदान? 1.3 है। टोटल कितने लोकल बॉडीज? 2 ऑल ओवर द इंडिया में। All these are democratically elected through universal adult franchises, डन ना। अगर हम ये बोलें पूरे भारत में टोटल लोकल बॉडीज 2,50,000 में से वुमेन कितने इलेक्टेड थे? 1.3 मिलियन वुमेन थी, है ना। वुमेन 1.3 मिलियन ऑफ देम इज वुमेन, है ना। नहीं मतलब टोटल कितना था? 3.1, इसमें से 1.3 कौन थे? वुमेन थी, डन ना। आगे बढ़ जाए, इसको याद रखना। अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो पता है ना बच्चों क्या होता है? एन एरिया हुज वोटर्स इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव टू अ लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी कि अगर ये एरिया है तो इस एरिया से क्या होता है? एन एरिया हुज वोटर इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव, जहां से हम लोग क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट दे करके सदन में भेजते हैं, यस और नो, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसीज होता है।
जो हमारी बातों को सदन में रखता है। अभी एक बहुत शानदार सा एक स्पीच वायरल हुआ है वीबा देवी की, जो कि नवादा से जीत कर आई हैं विधानसभा में। मेरा कहना ये है कि हम लोग ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को चुने जिनको एटलीस्ट कोई भी स्कीम आए, कोई भी लॉ पास हो तो वो पढ़ सके, समझ सके, इवन हमारी बातों को संसद में, संसद बोल रहे हैं, सदन में रख सके और बिल्कुल पावरफुल तरीके से रख सके। अब दिक्कत क्या आता है कि हम लोग ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेते हैं जिनको रीडिंग करने तक नहीं आ रहा है, हिंदी रीडिंग करने तक नहीं आ रहा है। तो क्या ऐसे लोग हमारी बातों को मजबूती से सदन में रख सकते हैं? क्या नहीं रख सकते हैं। तो नेता बेवकूफ नहीं है, यहाँ पे बेवकूफ जनता है। यहाँ पे बेवकूफ कौन है? जनता है। आपको देखना है, आपको ये नहीं देखना है कि कौन बाहुबली है, किसके पास पैसा ज्यादा है। आपको ये देखना है कि कौन समझदार है। क्यों? क्योंकि हम ये भी बोलते हैं कि राजा का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन राजा का समझदार होना बहुत जरूरी है। यस और नो? राजा समझदार होना चाहिए। अब जिस रिप्रेजेंटेटिव को हिंदी रीडिंग तक करने नहीं आ रहा है, वो हमारी बातों को मजबूती से कैसे रख पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे कि क्या चल रहा है कंडीशन? यस और नो? दुर्भाग्य वाली बात है कि जिस बिहार में केसी सिन्हा सर जैसे व्यक्ति को हरा दिया गया, उससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य बिहार के लिए कुछ नहीं हो सकता है। केसी सिन्हा जैसे लोगों को हरा दिया गया, जो आईआईटी प्रोफेसर रह चुके हैं, जो ना जाने कितने हजार बुक लिख दिए हैं। दो थ्योरम बोल देंगे ना किसी के सामने, किसी नेता के सामने, तो उस नेता के मुंह से झाग आ जाएगा। केसी सिन्हा सर, हम लोग 9th-10th के बच्चों को उनका बुक पढ़ाते हैं, इतना शानदार टाइप वाइज क्वेश्चन वो लिखते हैं। अगर केसी सिन्हा सर जाकर के दो थ्योरम बोल देंगे नेता लोग के सामने, तो उनके उसके मुंह से झाग आ जाएगा। और वैसे लोगों को बिहार का जनता हरा दिया, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य वाली बात और कुछ नहीं है। अब फिर बोलता है हमको बदलाव चाहिए, तो बदलाव कभी नहीं मिलेगा। आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि मेरा जो वोट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम किसी भी आलतू फालतू लोगों को, जिसको रीडिंग करने नहीं आ रहा है, जिसको कुछ पता नहीं है, जो ऐसे ही कोई दलाल है, कोई क्रिमिनल है, कोई बाहुबली है, सबको वोट दिए जा रहे हैं, तब तो सरते ही रहोगे, तो सरते रहो, है ना। इस कारण से एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और एकमात्र तरीका है सोच डेवलप करने का, वो है हमारा एजुकेशन। गॉट इट? आगे देखते हैं हम लोग। यहां तक पूरा बात समझ में आ गया? अब देखो आगे। We need an elaborate and well-organized system to manage this massive exercise and assure that the election takes place fairly and freely. In this chapter, we will briefly explore who can vote, a few of the types of election we have, the electoral system, and how it is organized. सर, आप हम लोग को ये तो बता दिए कि हम लोग को वोट देने का अधिकार है। फ्रेंचाइजेज में सफरेज होता है, और फ्रेंचाइजेज जो है एक ऐसा अधिकार है जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को देता है, राइट। और ये कैसा अधिकार है? तो वोट देने का अधिकार है सर, कि एक पर्सन का एक वोट होगा जो सबके लिए बराबर होगा, है ना। और इसके बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? 326 आर्टिकल में ये लिखा हुआ है। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज का अभी जो है कितना एज है? 18 ईयर, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, एजुकेशन और इनकम। डन। टोटल 7 ग्राउंड्स अभी दिए गए हैं, है ना, और भी हैं तो हम बाद में देखेंगे। अभी हम लोग कितना पढ़े? टोटल 7 ग्राउंड पर है। डन ना? पूरा बात समझ में आ रहा है? फिर हम लोग देखिए सर कि अभी 2024 में जो इलेक्शन हुआ था, उसमें जो है कितने एलिजिबल लोग थे? 980 मिलियन लोग एलिजिबल थे। कितने कॉन्स्टिट्यूंसीज में? 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में एलिजिबल थे। 2,50,000 टोटल लोकल बॉडीज मिला करके जितने भी इलेक्शन हुए, उसमें अभी तक 3.1 मिलियन लोग जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुने जा चुके हैं, जिसमें 1.3 मिलियन वुमेन है। गॉट इट? सर,
21 साल से घटा करके 18 साल कर दिया गया 1988 में। पूरा बात क्लियर है यहाँ तक? क्लियर ना? क्या हम, अगर मैं गरीब हूं और सामने वाला अमीर है, तो क्या मेरे वोट का वैल्यू 1 और अमीर के वोट का वैल्यू 200? सही है क्या ये? नहीं। अब हम लोग को पढ़ना है कि ठीक है सर, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसको मैनेज कौन करता है वोटिंग सिस्टम को? इलेक्टोरल सिस्टम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको जो कि इसको क्या करता है, मेंटेन करता है। डोंट मिस आउट। अब ये देखो, ये बहुत शानदार सा चीज है। बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली 13% ऑफ इंडियंस वेयर अलाउड टू वोट। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है बताओ? इलेक्शन से पहले कितने परसेंट को वोट देने का अधिकार था? मात्र और मात्र 13% लोगों को वोट देने का अधिकार था। एंड फ्रेंचाइजेस वाज नॉट यूनिवर्सल। वी विल लीव मोर दिस इनटू अनदर पार्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक। ठीक है, देखेंगे। अब देखो, इंडिया वाज अमंग द अर्लियर नेशन, one of the earlier nation who grant women the right to vote ahead of many other around the world. For example, women were given the vote, given the right to vote in Switzerland only in, और हम लोग को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1940। हाँ, मतलब 19 इंडिपेंडेंस के बाद ही मिला, हमारा इंडिपेंडेंस के बाद ही मिला। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। 1952 में पहला इलेक्शन हुआ जिसमें वुमेन भी वोट दी थी, जिसमें वुमेन भी वोट दी थी। ठीक है, यहां तक पूरा बात समझ में आ रहा है बच्चों? यहां तक पूरा बात समझ में आ रहा है ना? आगे देखो, तो अगर मैं बोलूं इंडिपेंडेंस के पहले कितना परसेंट था? 13% था। स्विट्जरलैंड में क्या 1970 तक वुमेन को वोट देने का अधिकार था? नहीं था। समझ में आ रहा है ना? नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। लेट अस एक्सप्लोर। अब देखो, इसमें एक्सप्लोर में देखते हैं क्या है। सभी को बात समझ में आ रहा है ना? अभी हम लोग रिवीजन करेंगे, बिल्कुल दिमाग खोल कर बैठना है, बस बातों को अंदर जाने देना, याद करने का कोई जरूरत नहीं है। अभी तक हम लोग कुछ भी याद किए हैं क्या? कुछ भी याद नहीं किए, बस अपने आप सर हमारे माइंड में बैठता गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाय बाय। आगे बढ़ जाए ना। देखो, 1947 में जो हमारा लिटरेसी रेट था मात्र और मात्र 14% था, और वोट देने का अधिकार कितना परसेंट था? 13% था। ओनली अबाउट 8% अमॉन्ग वुमेन, जिसमें 8% क्या थी? औरतें थी, पढ़ी लिखी। Some argue that the right to vote should be given only to the literate people. Discuss in your, छोड़ो, अब ये बोला गया है कि आप अपने ग्रुप में या डिस्कस करिए कि क्या सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए क्या? क्या उनका ही सिर्फ अधिकार है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने? पढ़े लिखे छोड़ो यार, यहाँ तो पढ़े लिखे, यहाँ जनता का बात किया जा रहा है, और सदन में भेजा जा रहा है अनपढ़ों को, है ना? अनपढ़ों को सदन में भेजा जा रहा है ना? चलो आगे देखते हैं हम लोग। There are several reasons why universal franchises is so important. अब देखते हैं हम लोग कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, और एनसीईआरटी बहुत ये शानदार सा एक फ्लोचार्ट बना करके दिया है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस इंपॉर्टेंट क्यों है, आखिरकार इसको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों डाला गया है? कोई बच्चा बता सकता है क्या कि 1947 में लिटरेसी रेट कितना है, कितना था? लिटरेसी रेट पूछे सर। बिल्कुल फोकस रखना है क्लास में, बैकबोन स्ट्रेट करना है, आपका पैर भी हिल रहा है, एकदम बिल्कुल जागरूक रहना है ना। 14% था, जिसमें कितना परसेंट वुमेन थी? 8% वुमेन थी। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, है ना? देखो, हम ये शांत, मैं ये बोल रहा हूँ, देखो 14%, इसमें कितना परसेंट? 8%। हाँ, 14 में से 8% वुमेन जो है पढ़ी लिखी थी। ठीक है, अगर हम ये बोलें कि 20 की, तुम लोग ये बताओ कि 2024 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें कितना मिलियन लोग एलिजिबल थे? 980 मिलियन लोग। डन ना? डन?
स्विट्जरलैंड में राइट, बढ़िया, आ जाओ। वाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस, क्यों? क्यों भाई क्यों? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये एवरीवन इज इक्वल, किसमें सर? नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, ग्रेड, सेक्स, एजुकेशन और वेल्थ, कि आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी रेस के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, कोई कितना भी इनकम है, हम पूरे भारत के लोग एक समान हैं। क्या है? एक समान है। एवरी वंस वॉइस मैटर, सबका आवाज जो है जरूरी है, सबका आवाज को जो है देखा जाएगा। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आंसरेबल टू इलेक्टोरेट, यानी कि अगर हम लोग किसी को वोट दिए हैं और वो सदन में गया है तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव का ये अधिकार, मतलब उसका ये कर्तव्य है कि हमारे क्वेश्चन का आंसर वो दे। उसके बाद पीपल वोट, ठीक है, ऑल कैन पार्टिसिपेट एट डिसाइडिंग द नेशन फ्यूचर, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, फोस्टर सिविक एंगेजमेंट, यानी कि पीपल पार्टिसिपेट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन देयर एरिया, यानी कि अपने अपने एरिया का जो भी प्रॉब्लम्स है वो लोगों का अधिकार है कि मिल करके और क्या करें, सॉल्व करें। पावर टू डिटरमाइन वंस फ्यूचर, यानी पीपल डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ फ्यूचर दे वांट एंड हु कैन बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव देम। दैट्स व्हाई ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अब कुणाल आंसर करेगा। कुणाल तुम ये आंसर करो, 1947 में कितने परसेंट को वोट देने का अधिकार था बिफोर इंडिपेंडेंस? 13%। वेरी गुड। देखो यहाँ पे अब देखो हेडलाइन पर वो क्या लिखा हुआ है, ब्रिजिंग बैरियर, एनेबलिंग पार्टिसिपेंट, अस्योरिंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फ्रेंचाइजेस? व्हाट इज सफरेज? व्हाट इज सफरेज? कोई बता सकता है सफरेज क्या है? बढ़िया बढ़िया, ठीक है। डेमोक्रेसी थ्राइव्स व्हेन एवरी एलिजिबल सिटीजन कैन freely and fairly participate in the electoral process. Voting in election is a powerful way for people to express their will. अपना ताकत दिखाने का एकमात्र तरीका है और वो है वोटिंग। लेकिन दिक्कत अभी चल रहा है, ताकत मतलब वही कि अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग चुन करके सदन में भेजें और वो बहुत तेज बन रहा है, हम लोग का बात वहां पे उठा नहीं रहा है, तो अगला बार जब आएगा तो उसको अपना ताकत दिखाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और ये बहुत पावरफुल वे है जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। यस और नो? आगे देखो, आगे देखो बच्चों, India is a large, diverse and complex country. To illustrate the problem of eligible voters in India is 15 times the population of United Kingdom. देखो क्या है ना कि जो पॉपुलेशन है वो यूनाइटेड किंगडम से कितना टाइम्स है? 15 टाइम्स है। एंड इन द टर्म ऑफ एरिया इंडिया इज 6 टाइम लार्जर देन फ्रांस। समझ में आ रहा है ना? पॉपुलेशन वाइज 15 टाइम्स और एरिया वाइज फ्रांस से कितना टाइम्स? 6 गुना बड़ा है। हाँ, एलिजिबल वोटर्स ही बोल रहा हूं मैं, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ एलिजिबल वोटर्स, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ एलिजिबल वोटर्स के रूप में अगर देखा जाए तो यूएसए से कितना टाइम्स आगे है? यूके लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी, हाँ यूके बोलना था मेरे को। देखो थोड़ा पाइन लेकर आओ मेरे लिए, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम से कितना टाइम्स है बताओ? 15 टाइम्स है एलिजिबल वोटर। और एरिया वाइज कितना टाइम्स है? 6 टाइम लार्जर फ्रांस से। Geographic diversity is a challenge too. Thus, election in India need to be organized taking this complexity into account. The Election Commission of India, अब important हो गया यहाँ से देखो,
द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज इलेक्शन इन इंडिया। अगर बात करें इलेक्शन कौन ऑर्गेनाइज करता है, इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। वी विल लर्न मोर अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेटर। गॉड ब्लेस यू। इस पे सुनो, इस पे जूतापन कर नहीं आना है, ठीक है, जाओ। द ईस्ट इंडिया, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया has taken several initiative accessibility measure to remove barrier to exercising the franchises and assure no voter is left behind। बहुत सारा चीज ये निकालता रहता है ताकि कोई भी वोटर बच ना जाए। बहुत सारा इनिशिएटिव ये करता रहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि पूरा भार जो है इसी को सौंपा गया है कि तुमको जो है वोटिंग सिस्टम को कंडक्ट करवाना है। लेकिन अगर यही करप्ट निकल जाए तो, अगर मैं ये बोलूं कि जो ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर यही करप्ट निकल जाए तो क्या हमारे भारत में क्या फ्री एंड फेयरली इलेक्शन हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो क्या डेमोक्रेसी रह पाएगा? सही। तो डेमोक्रेसी ट्रू डेमोक्रेसी होगा कि स्यूडो डेमोक्रेसी हो जाएगा? ट्रू डेमोक्रेसी होगा या स्यूडो डेमोक्रेसी हो जाएगा? स्यूडो का मतलब होता है झूठा डेमोक्रेसी, ठीक है। इलेक्टोरल ऑफिशियल्स ट्रैवल टू रिमोट लोकेशंस टू अश्योर एवरी सिटीजन कैन एक्सरसाइज देयर डेमोक्रेटिक राइट्स। ऑफ कोर्स हम लोग देखते हैं कि बहुत, जैसे अभी जितने भी टीचर्स थे, अभी जैसे जितने भी टीचर्स होते हैं ना, उन टीचर्स को हायर किया जाता है एज अ हेल्प, है ना, और उनको भेजा जाता है, या फिर बहुत सारे लोगों को हायर किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर, और उनको बहुत रिमोट एरिया में भेजा जाता है और बोला जाता है कि इनको समझाइए कि इनका डेमोक्रेटिक राइट्स क्या है, ये अपने रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चुने। इन 2024 फॉर द फर्स्ट टाइम द, क्या लिखा हुआ है, एल्डरली एंड पीपल वेयर डिसएबिलिटी कुड कास्ट देयर वोट फ्रॉम home and the postal voting option was available for a specific category of voters, है ना। पोस्टल वोटिंग ऑप्शन जो है अवेलेबल कराया गया वैसे लोगों के लिए जो डिसएबिलिटी में है या फिर जो है या फिर डिसेबल है, ठीक है, एसोसिएटिव डिसेबल। हाँ हाँ, टेक्नोलॉजी लाइक, ये देखो कौन याद है, कौन सिस्टम है, ब्रेली सिस्टम याद है, अंधे लोगों के लिए जो सिस्टम होता है। एनेबल वोटर कार्ड एंड ऐप बेस्ड रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंट इंक्लूडिंग व्हील चेयर एंड रैम्प्स आल्सो मेड पॉसिबल। आ रहा है बात समझ में? पूरा बात समझ में आ रहा है? अगर हम बोले यूनाइटेड किंगडम के कंपैरिजन में 15 टाइम्स और फ्रांस 6 टाइम्स। लिटरेसी रेट अगर हम ये बोलें कि 21 साल से घटा करके 18 साल कर दिया है, 1988, ठीक है ना, 1988, ठीक है। अब ये बताओ कि कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? टोटल लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूंसीज कितने हैं? टोटल वोटर्स कितने एलिजिबल थे 2024 में? 980 मिलियन। अगर मैं ये पूछूं कि 2,50,000 ओवरऑल लोकल बॉडीज थे ना, 3.1 में 1.3 मिलियन वुमेन्स थे। स्विट्जरलैंड में कब दिया गया? क्या अभी तुम लोग याद किए क्या, या अपने आप याद हो गया? बस सुनना होता है अच्छे तरीके से, अगर जागरूक होकर सुन लिए मतलब हो गया, ठीक है। पूरा बात समझ में आ गया ना बच्चों? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है कि फ्री और फेयर इलेक्शन को क्या किया जाए, कंडक्ट किया जाए, और जिसके लिए बहुत सारा इनिशिएटिव जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेता रहता है। जैसे देखो बहुत सारे लोग जो डिसेबल है उनके लिए अलग अलग चीज करता रहता है, जैसे व्हीलचेयर देना, बैरलेस सिस्टम देना, या फिर बहुत सारा जो असिस्टेंट है, फोन असिस्टेंट, वो प्रोवाइड करना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत जो है एक्टिव रहता है, कब? इलेक्शन के टाइम पे। दिख रहा है ना ये सब जो है? देखो, इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम endeavors to enable every citizen to exercise their franchises। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? क्यों हंस रहे हो?
किस इसको देखकर? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नहीं 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 नहीं, ये इसके जगह पे ऐसा हम भी हो सकते थे, तुम लोग भी हो सकते थे, लेकिन बाय लक हम लोग ऐसे निकल गए, है ना। इसमें इसका कोई गलती नहीं है, हंसना नहीं है ये सब चीजों में। दिस इज कॉल्ड एजुकेशन ना, हंसना नहीं है। हो सकता है कि हम हमारा एक हाथ ना रहे, हो सकता है कि हमारा एक आंख ना रहे, ठीक है ना, तो हंसना नहीं है, फोकस, हंसना नहीं है ना। हाँ, वही तो बर्ले सिस्टम। अब वो सिस्टम वो बताया जाता है वहां पे, प्रॉपर उसको सिखाया जाता है कि कैसे कैसे आपको क्या करना है। अंधा भी है, बहरा भी, बोलने लायक नहीं है, हाथ पैर भी नहीं। चलो चलो, फिर इररिलेवेंट डिस्कशन नहीं करना है, हम लोग क्लास में आते हैं सीखने के लिए ना, तो ज्यादातर टाइम का यूटिलाइजेशन करना है सीखने में, है ना। आ जाओ, अभी तक बहुत कुछ हम लोग सीख चुके हैं, राइट ना। आ जाओ। About 34% of eligible voters did not exercise their right to vote in 2024 इलेक्शन। जब लोकसभा इलेक्शन हुआ था 2024 में, तो 34% जो एलिजिबल वोटर्स थे वो जो है वोट देने डन। Why do you think this is so? What are some challenges people faces in exercising their rights? अब ये सब है कि क्या क्या हो सकता है, अब ये सब खुद से पढ़ लेना। चलो, कोई बच्चा बता सकता है कि फ्रेंचाइजीज का सिनोनिम क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेंचाइजीज और सफरेज? वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सिट, आ जाओ। अब हम लोग देखे थे कि इलेक्शन होता है ना। अब हम लोग को देखना है इस लेक्चर में कि ये जो सर इलेक्शन इतने ब्रॉड मात्रा में जो सर ये इलेक्शन होता है, ये इलेक्शन को कौन मैनेज करता है, कौन इसको कंडक्ट करता है, राइट। कौन मैनेज करता है और कौन इसको कंडक्ट करता है? तो इसको मैनेज करता है कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सारे इलेक्शन को कंडक्ट कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको कंडक्ट करवाता है। और हम लोग को आज की क्लास में सीखना है कि सर ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसका काम क्या है ना, इसका काम क्या है। We have seen the size and diversity that needs to keep the people mind in the organization of the election process in India. In this section we will look, हम देखेंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है। तो पहले कुछ रिमेंबर बोल रहा है कि कुछ रिमेंबर कर लीजिए, तो आइए हम लोग रिमेंबर करते हैं। अगर हम पूछे हमारे कंट्री में किस टाइप का डेमोक्रेसी है, तो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है। या फिर हम क्वेश्चन पूछें कि हमारे देश में किस टाइप का गवर्नमेंट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट या फिर डेमोक्रेसी है। वेयर एट द नेशनल लेवल सिटीजन चूज रिप्रेजेंटेटिव फॉर द लोकसभा। यानी कि सर नेशनल लेवल पे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, किसके लिए? लोकसभा के लिए। यस और नो? लोकसभा के लिए। अब ये जो लोकसभा के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है बच्चों, वो क्या करते हैं? वो जो है पूरे कंट्री में जो भी इश्यूज हैं उनको देखते हैं। लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस। यस और नो? लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस। विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी वी हैव? जिसमें सबसे जो है नेशनल लेवल पे हम लोग किसको चुनते हैं? लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। यस और नो? लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो कि पूरा कंट्री के जो भी इश्यूज होते हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। डन ना? आगे देखते हैं। इन एडिशन वोटर्स इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव from their constituencies to the legislative assembly in the state and the union where they are registered. These members focus primarily on the regional issues। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि ये सब हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं ना, कि हम लोग अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में अलग अलग लीडर्स को वोट देते हैं और वहां से एक लीडर जीत करके आता है, फिर हमारी बातों को
सदन में उठाता है या फिर रखता है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। देयर आर जस्ट टू ऑफ द इलेक्शन दैट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मैनेज। अगर हम बोले कितने प्रकार का, टू टाइप्स का इलेक्शन जो है करता है, जो कि हम लोग आगे के सेक्शन में देखते हैं कौन कौन सा, ठीक है। हाउएवर वी फील, ठीक है, इसमें तो दिया हुआ नहीं है, अब देखते हैं। लेट्स रिमेम्बर, हम लोग ग्रेड 6 में पढ़ के आए हैं ना, ग्रेड, अच्छा, लोकसभा और लोकल इलेक्शन हम लोग को पता है ना, लोकसभा और लोकल इलेक्शन। जैसे देखो ग्रेड 6 में हम लोग पढ़ के आए हैं कि यू रीड अबाउट डायरेक्ट इलेक्शन टू द ग्राम पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज, द स्टेट इलेक्शन कमीशन मैनेज दिस। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज निकलता है। सबसे पहली बात कि जो लोकल बॉडीज का जो इलेक्शन होता है ना, वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। जैसे ग्राम पंचायत हो गया या फिर अर्बन लोकल बॉडीज का इलेक्शन डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट, तो आंसर है डायरेक्ट होता है। जिसको मैनेज कौन करता है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन मैनेज करता है। लेकिन किसके अंडर में करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। मान लो कि ग्राम पंचायत का इलेक्शन है, ठीक है, लोकल बॉडीज पे, गांव लेवल पे ग्राम पंचायत का इलेक्शन है, तो इसको कौन मैनेज करेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन मैनेज करेगा। लेकिन किसके अंडर में मैनेज करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में मैनेज करेगा। पूरा क्लियर है बात, आगे देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो ऊपर बोला था, देखने के लिए कि आगे देखेंगे, वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है कब बना था, 1950 में बना था। 1950 में हम जो भी क्वेश्चंस बोलेंगे ना, उसको 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार 100 बार बोलना है, जब तक हम बोलते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब बना, कब बना, अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक तरीके का इंडिपेंडेंट बॉडी है। क्या है, क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। यानी कि सर ये जो है किसी भी, ये जो है किसी भी किसी पे भी ये डिपेंडेंट नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका गठन कब किया गया, 1915 में किया गया। 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया। बैकबोन स्टेट एंड फोकस। मैं क्वेश्चंस करूंगा हर एक बच्चे से, ठीक है, और बिल्कुल मेरे को 100% कंसंट्रेशन चाहिए, है ना बर्थडे बॉय, ठीक है। अब देखो, तो मैं अगर बोलूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब बना, क्या ये डिपेंडेंट बॉडी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि इलेक्शन को मैनेज करता है, फोकस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि इलेक्शन को क्या करता है, मैनेज करता है, उसका फॉर्मेशन कब हुआ, और ये एक तरीके का क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। एंड कंडक्ट इलेक्शन टू लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया एंड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। सुनो मेरी बात, लोकसभा की इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है कौन, ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन। लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। आ जाओ, अगर हम बच्चों ये बोले कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या लोकसभा की इलेक्शन को करवाता है, क्या राज्यसभा को करवाता है, क्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को करवाता है, प्रेसिडेंट की इलेक्शन को करवाता है, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन को करवाता है, नहीं करवाता है। यानी कि सर सीएम से पीएम से प्रेसिडेंट तक का इलेक्शन कौन करवाता है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन कमीशन कब हुआ था, 1951 में हुआ था और 1952 में हुआ था। इसके बीच में फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, फर्स्ट इलेक्शन। अच्छा, हमारा भारत आजाद कब हुआ था, 1947 में आजाद हुआ, ठीक है। तो इसका इलेक्शन कब हुआ, फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ। अच्छा एक बात बताओ, अभी बहुत ज्यादा डिबेट चलता है कि सरदार पटेल पीएम क्यों नहीं बने, सरदार पटेल पीएम क्यों नहीं बने, है ना, कि नेहरू जी ही पीएम क्यों बने, सरदार पटेल पीएम क्यों नहीं बने।
ये बहुत सारा डिबेट चलता है ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि सरदार पटेल का आकस्मिक मृत्यु हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 1950 में सरदार पटेल स्वर्गवास हो गए थे, ठीक है। और पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन उठा कहां से कि सरदार पटेल क्यों नहीं बने? हाँ, वो इंटरिम गवर्नमेंट के लिए उठा था, ठीक है ना। और इसके पीछे भी क्या है कि इंटरिम गवर्नमेंट का क्यों नहीं बने वो पीएम, तो इसके पीछे रीजन ये है, महात्मा गांधी के माइंड में सीधा बात ये था कि सरदार पटेल का उम्र बहुत ज्यादा हो गया है और अभी जो है अंग्रेज हमारे देश को अंधेरी गली में छोड़ के चला गया है, कुछ पता नहीं है कि देश को किधर जाएगा, किधर ले जाना है। तो बताओ तो जरा, एक बुजुर्ग लीडर बहुत सही होंगे या फिर यंग जिनका एज ज्यादा है, मतलब जिसका इनका एज कम है, वो बढ़िया रहेंगे ताकि लंबे समय तक गवर्नमेंट को संभाल सके। अगर मान लो, एक मिनट, तो और बीच में बोला मत करो, है ना। बीच में पहले सुन लिया करो फिर बताया करो, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि सरदार पटेल नेहरू जी को प्रमोट करने का एकमात्र रीजन है गांधी जी के पास एकमात्र रीजन है, और ये है कि उस टाइम सरदार पटेल का एज बहुत ज्यादा हो गया था और नेहरू जी यंग लीडर थे और हमारे देश को ऐसा लीडर चाहिए था जो कि लंबे समय तक गवर्नमेंट को संभाल सके। देखो ना, 1947 में आजाद हुआ और सरदार पटेल का मृत्यु कब हुआ? 1950 में हुआ। तो बताओ ये डिसीजन सही था कि गलत था? 100% सही था ना। गांधी जी सोच समझ के बिल्कुल प्रमोट किए थे ना पंडित नेहरू को, किए थे ना। और पहला इलेक्शन कब हुआ? 1952 में फर्स्ट इलेक्शन हुआ। सरदार पटेल का डेथ कब हुआ? 1950 में डेथ हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। उनको प्रमोट गांधी जी क्यों किए? रीजन समझ में आ गया? ना। चलो, तो अच्छा, फर्स्ट जो 1952 में जो हुआ ना, 1952 में इलेक्शन, वो कौन कंडक्ट करवाया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है, जिसका गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। तो अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सरदार पटेल क्यों नहीं बने और पंडित नेहरू क्यों बने। इंटरिम गवर्नमेंट का भी यही कॉन्सेप्ट था और बाकी तो तुम लोग को सामने अभी जो कुछ है वही है। डन ना। और पंडित नेहरू के अंदर एक बहुत अच्छी बात था कि उनको पावर का शौक नहीं था। बाकी जितने ये अंदर की बातें हैं, पंडित नेहरू के अंदर एक खास बात था कि उनको पावर का लालच नहीं था कि हम पावरफुल पोस्ट पे आ जाए, पावरफुल पद हमको मिल जाए, जिस कारण गांधी जी उनको प्रमोट किए। ये भी एक कारण है। हमको बहुत कुछ पता है। डन ना। आ जाओ देखो। हाँ देखो जरा, यहाँ पे देख लो पहले। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फर्स्ट जो है ट्रायल कब हुआ होगा बताओ तो जरा? 1951 और 2 के बीच में, है ना, या फिर 1952 ही मान के चलो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एट नेशनल लेवल, एट स्टेट लेवल और एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। देखो, नेशनल लेवल पे कौन होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। यस और नो? यस और नो? और कौन होता है? 2 इलेक्शन कमिश्नर होता है, यानी कि सबसे ऊपर कौन रहेगा? चीफ इलेक्शन। अब तुम लोग के लिए होमवर्क के HW है कि अभी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार। ये सब बिल्कुल अवेयर रहना इन सब चीजों से, है ना। ज्ञानेश कुमार। अच्छा, हम लोग जैसे तुम लोग का एक टास्क है, उसको कंप्लीट करना है। जैसे अभी हम लोग को पता है कि सर वोटिंग होता है ईवीएम सिस्टम पे, है ना। ईवीएम, हाँ, ईवीएम सिस्टम पे हम लोग का वोटिंग होता है, ठीक है। अभी जितना भी ये आरोप लग रहा है कि वोट चोरी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ज्ञानेश कुमार जो कि अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, क्या अगर वो बायोमेट्रिक सिस्टम अगर ईवीएम में ले आए तो क्या वोटिंग चोरी होना बंद हो जाएगा? नहीं। कैसे? अभी नहीं, इसको घर पे सोचना है।
इसको बता रहे, इसको घर पे सोचना है, ठीक है कि नहीं होगा, हम बता रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको, यार तुम लोग यार बीच में बोलते हो, हमको बोलने कहाँ देते हो, हम बोलने कहाँ देते हो मेरे को तुम लोग। बीच में ना तुम लोग बोला मत करो, ठीक है, जब कुछ वर्क दे। देखो इसे पकड़ रहा है, किसी के पास फोन लग गया, फोन लग गया, काटो फोन, किसके पास लगा फोन, काट, अबे फोन काट, तू गधा है, तू ऐसे पकड़ा था, मुझे समझ में आया कि टिपा गया है। चलो बिल्कुल बिल्कुल शांत हो जाओ, चलो शांत हो जाओ, शांत। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेशनल लेवल पे कौन होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। कौन होता है? चीफ इलेक्शन कमीशन होता है। उसके नीचे कौन होता है? टू इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है। अच्छा, स्टेट लेवल पे कौन होता है? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है। तो अगर बात करें कि ग्राम पंचायत का अगर जो भी चुनाव है तो उसका भार किसके पास रहेगा? चीफ इलेक्टोरल, डन ना। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, देखो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है, और ये दो होता है, एक होता है आरओ, एक होता है ईआरओ। एक होता है आरओ और दूसरा होता है ईआरओ। रिटर्निंग ऑफिसर जो कि इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है, और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो कि वोटर लिस्ट को मैनेज करता है। हाँ एक मिनट। तो रिटर्निंग ऑफिसर पूरा इलेक्शन को कंडक्ट करवाएगा, और वोटर लिस्ट को कौन मैनेज करेगा? इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। उधर ही रखो, ईआरओ और आरओ। गॉट इट? पूरा बात समझ में आ गया? बताओ नेशनल लेवल पे कौन है सबसे ऊपर? चीफ इलेक्शन कमीशन। उसके बाद कौन है? ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे ऊपर कौन है? चीफ इलेक्टोरल। सुन मेरी बात, एक बार पढ़ना है, ठीक है, बार बार यहाँ नजर नहीं, सुन लिए, अब बिल्कुल यहाँ पे बैठ जाना चाहिए एक बार में, कोशिश करो। एक ही चीज गधे जैसा पढ़ते नहीं रहना है, ठीक है ना, एकदम यहाँ पे छप जाना चाहिए, इतना कंसंट्रेशन होना चाहिए। मेरी बातों को एकदम ऐसा ले जाओ अंदर कि तुम्हारा लीवर, किडनी, फेफड़ा, गुदा सब में सट जाए बात, ठीक है? समझ में आ गया ना? तो बताओ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बताओ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हाँ पहले कौन आता है? डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर में दो प्रकार का, आरओ और आरओ क्या करता है? कंडक्ट करवाता है। ईआरओ क्या करता है? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ? पहला इलेक्शन कब हुआ? सरदार पटेल कब स्वर्गवासी हुए? डन ना? आगे देखो। हाँ बता रहे सब बता रहे, तुम लोग थोड़ा शांत रहोगे ना, सब बताएंगे, है ना? अब देखते हैं कि किस तरीके से मैनेज होता है, ठीक है। ये जो इलेक्शन जो है ना, इलेक्शन इंडिया, वी नो दैट इंडिया इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी, वी हैव वेराइटीज ऑफ, हम लोग के पास बहुत सारा डाइवर्सिटीज हैं, लैंग्वेज बेसिस पे, कल्चर बेसिस पे, हर तरीके से डाइवर्सिटीज है। इंडिया में इलेक्शन करवाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है बच्चों इलेक्शन करवाना, ठीक है ना। आ जाओ, अब देखो इलेक्शन, अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है बच्चों, इनका सबसे जो ज्यादा भारी काम होता है वो क्या होता है? इलेक्शन करवाना। इनका काम ही इलेक्शन करवाना, जो कि बहुत ज्यादा जो है, जो कि बहुत ज्यादा, द इलेक्टोरल सिस्टम इज मैसिव एंड नीड टू वर्क। थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो इलेक्शन का रिजल्ट ऊपर और नीचे, दाहिने और बाएं हो जाएगा। यस और नो? वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ लोकसभा इलेक्शन, हम लोग देखेंगे क्या है क्या नहीं। देखो आगे, जैसे ये देखो, ये दिख रहा है तुमको? ये दिख रहा है? देखो, अब देखो कैसे लोकसभा इलेक्शन में किस तरीके से इलेक्शन हुआ था, हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं। ये हम लोग हैं, ये है वोटर्स। कौन है ये? वोटर्स। अबाउट 980 मिलियन वोटर्स हैं। 543 क्या है? पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज है।
यानी कि हम लोग मिलते हैं और 543 में अपना वोट डालते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम लोग एक वोट डालते हैं, ठीक है। जिसको वोट डालने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, पोलिंग स्टेशन जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग वोट डालते हैं, और वोट डालने के बाद हमारा लोकसभा का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो चुना जाता है। डन ना। कितना जनसंख्या है, कितना वोटर्स है, 980 मिलियन, पता है ना। जिसमें कितना कितना परसेंट वोट नहीं दिया था 2024 में, 34 या 35, 34 या 35, 34% वोट नहीं दिया था। 980 मिलियन वोटर्स है अभी, लेकिन 34% जो है वो वोट नहीं दिया था। कितने कॉन्स्टिट्यूंसी ये टोटल अभी, 543। अब पोलिंग स्टेशन कितने हैं, 1 मिलियन है, ठीक है। डन ना, डन ना। अच्छा, ये तो तुम लोग को पता है ना, ये तो पता है। देखो जरा इसको, देखो देखो, डोंट मिस आउट। 84 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज आर रिजर्व फॉर द पर्सन फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट। अच्छा, 543 टोटल कॉन्स्टिट्यूंसीज है ना इंडिया में, इसमें से 84 जो सीट है वो किसके लिए रिजर्व है, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। 47 सीट किसके लिए है, एसटी के लिए है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो है ना, 47 जो सीट है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व है। तो अगर बोले कि टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितने हैं, 543, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कितने रिजर्व हैं, 47 रिजर्व हैं, और 84 किसके लिए हैं। समझ में आ रहा है पूरा बात। अब ये कुछ प्रोसेस लिखा हुआ है वोटिंग का, कैसा सबको समझ में आ रहा है ना। प्रोसेस ऑफ वोटिंग ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। सबसे पहले क्या होता है कि तुम जैसे ही वोट देने सेंटर पे जाओगे, तो सेंटर पे जाते ही वहां पे मिलेगा फर्स्ट पोलिंग, जो आपका क्या चेक करेगा, वोटर आईडी प्रूफ चेक करेगा। डन ना। उसके बाद सेकेंड ऑफिसर जो है, देखो दिख रहा है यहाँ पे, नाम देख करके और इंक लगाएगा। उसके बाद थर्ड क्या करेगा कि तुमको जो है एक स्लिप काट के देगा, एक क्या काट के देगा, एक रसीद काट करके देगा, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे क्या होता है कि आपको जाना है अंदर ईवीएम। देखो ईवीएम का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन ईवीएम कहते हैं। जिसमें पता कैसा कैसा होता है ईवीएम, ईवीएम यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, देखो नहीं दिया हुआ फिगर, कहाँ दिया हुआ है, नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, अब ये हाँ एक मिनट, ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन पे हम लोग जा करके बटन प्रेस कर देते हैं, इस टाइप का होता है, ऐसे मशीन होता है, और यहाँ पे फिगर बना होता है, सिंबल और नेम लिखा होता है, यहाँ पे इस तरीके से बटन होता है। जैसे ही इसको दबाते हैं हम लोग तो बीप साउंड करता पी, कि हाँ आप इस पे, और उसका जो है हाँ वो हाँ फिर उसको दिखा देता है, वो मतलब दिखा देता है इन द सेंस कि उसमें लाइट बढ़ जाता है कि आप इस पे वोट डालें हैं। नहीं, ऐसे इस तरीके से इसमें ईवीएम रखा हुआ है। जैसे एटीएम में से पिन निकालते हैं ना, पैसा निकालते हैं ना, वैसे ही हाँ ऐसा पूरा कवर रहता है ये। हाँ, आल्सो चेक वीवीपीएटी, ये पता है क्या होता है वीवीपीएटी, हाँ आगे हम लोग देखते हैं, लेकिन ये वही स्लिप होता है यार, जो स्लिप होता है जो देता है उसी को चेक किया जाता है कि हाँ इसका नाम क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, ठीक है। अब आपका भाई जाइए, अब जा करके वहां पे आपको इलेक्शन में, वहां एक नाम है कौन, श्याम शरण नेगी। श्याम शरण नेगी जो है 1951 में जो इलेक्शन हुआ था, हिमाचल प्रदेश से पहले ऐसे आदमी थे, श्याम शरण नेगी फर्स्ट आदमी थे, फर्स्ट पर्सन थे जो 1952 में, 1951 और 1952 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें फर्स्ट पर्सन थे जो वोट दिए थे। अगर हम ये ऑल ओवर द इंडिया में जो सबसे पहली बार इलेक्शन हुआ था 1951 में, तो सबसे पहली बार सबसे पहला जो व्यक्ति थे हिमाचल प्रदेश के श्याम शरण नेगी, हिमाचल प्रदेश के श्याम शरण नेगी जो है वो पहले ऐसे पर्सन थे जो 1951 के इलेक्शन में वोट किए थे, याद रहेगा। और 2017 में ये 100 साल के उम्र में, 2017 में 100 साल की उम्र में
वो जो है वोट दिए, यानी 1951 में, और 100 साल की उम्र पुराने के बाद भी वो जो है श्याम शरण नेगी वोट देने पहुंचे। डन यहां तक? देखो ये है ईवीएम मशीन, दिख रहा है ना, ये है बच्चों क्या, ईवीएम मशीन। देखो दिख रहा है ना, ये ईवीएम है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ना, जिसको ईवीएम बोलते हैं, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल इसका नाम है ना। वीवीपैट, वीवीपैट का मतलब बता दिए ना, स्लिप, देखो दिख रहा है ये, और ये ईवीएम है, ये दिख रहा है, यहाँ पे सिंबल है, यहाँ पे नाम है, तुम जाओगे दबाओगे बस इसमें से लाइट निकल जाएगा, लाइट बज जाएगा। हाँ, तो अब तुम लोग सुनना मेरी बात, जैसे ये हमारा ईवीएम सिस्टम है, ठीक है, बिल्कुल फोकस होना और समझना, ठीक है, और सोचने के बाद आंसर करना। जैसे अभी बहुत सारे जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो एलिगेशंस लगाते हैं कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, और ये छोटे मोटे तो एलिगेशंस है नहीं, नेशनल टीवी पे लगाए गए एलिगेशन है, मतलब डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन उठा रहे हैं लोग, यस और नो। सबसे पहली बात तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सब कुछ ट्रांसपेरेंट करना चाहिए, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप सब कुछ ट्रांसपेरेंट कर दो, राइट, सब कुछ ट्रांसपेरेंट कर दो। दूसरा बात ये कि क्या हम लोग ये जो ईवीएम सिस्टम है, ये ईवीएम सिस्टम है ना, ईवीएम मशीन जो है, अगर हम लोग ईवीएम मशीन में अगर हम लोग बायोमेट्रिक सिस्टम ले आते हैं तो बहुत हद तक वोट चोरी का जो इंजाम है, या फिर वोट चोरी का जो इंजाम है, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो हमारा फिंगर प्रिंट होता है वो बस एक होता है। अभी क्या होता है कि एक वोटर लिस्ट पे 2-2, 3-3, 4-4 वोट डलाए जा रहे हैं, इवन जो पर्सन मर चुका है उसका वोटर लिस्ट ले जा करके बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं, वोट देते हैं। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बायोमेट्रिक सिस्टम ले आता है, जिसमें हम लोग को नहीं लगता है कि बायोमेट्रिक सिस्टम में किसी प्रकार का कोई इशू है, हम लोग नॉर्मल सा पेपर देने जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्मल पेपर देने जाते हैं, तो उसमें बायोमेट्रिक लिया जाता है हम लोग को कि क्या वो सही पर्सन है जो एग्जाम देने आया है। तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईवीएम मशीन में बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं ला सकता है क्या? हाँ, नहीं ला सकता है क्या? ला सकता है, और ये लाना ही चाहिए, जिससे क्या हुआ कि ऑपोजिशन को एक बात समझ में आ जाए कि नहीं, कि अब जो है जितना भी वोटिंग हो रहा है ये बिल्कुल फेयर वोटिंग है, और जो रिजल्ट है वो भी फेयर है ना, क्योंकि कोई भी ऑपोजिशन पार्टी नेशनल टीवी पे आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इतना बड़ा अगर एलिगेशन लगा रहा है, तो पहली बात तो जिस पे लगा रहा है अगर वो नहीं कर रहा है तो आप मानहानि का केस करो भाई, यस और नो। अगर हम कोई चीज गलत काम नहीं कर रहे हैं और कोई मेरे पे एलिगेशन लगा रहा है तो हम मानहानि का केस करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत ही सुप्रीम हमारा इलेक्टोरल बॉडी है, जो कि बहुत इंडिपेंडेंटली काम करता है। उस पे अगर क्वेश्चनिंग उठ रहा है तो उसको भी मानहानि का केस करना चाहिए, अगर वो नहीं कर रहा है तो, यस और नो। या तो आप सब कुछ ट्रांसपेरेंट करिए कि हाँ देखिए कुछ ऐसा ऐसा सिस्टम हुआ था, इतना वोट पड़ा, इसमें से ऐसा ऐसा रिजल्ट निकला, क्या दिक्कत है भाई, हमारा ही तो वोट है, आप सब कुछ ट्रांसपेरेंट करिए, है ना। और कैमरा दिखाने का बात आता है तो वहां पे बोला जाता है क्या कि हम अपनी माताओं बहनों का क्या बोलते हैं, माताओं बहनों का कैमरा किसी को दिखा सकते हैं क्या? अरे भाई वो वोटिंग मशीन है, ये वोटिंग सिस्टम में गए हैं, इसमें कौन सा प्रिवेसी, और ये आप पे क्वेश्चनिंग उठ रहा है तो आप इसको साबित करिएगा ना, है कि नहीं। तो दिक्कत है कि नहीं है इसका राय तो हम लोग नहीं, इसमें तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन हमारे काम पे अगर उंगली उठा रहा है तो आपको बताना पड़ेगा ना कि ना 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 ये नहीं है, ये बात है। लेकिन अगर नहीं बता रहा है तब तो सोचने वाली बात है, अब चोरी हो रहा है नहीं हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन सोचने वाली बात है, यस और नो। चलो आ जाओ, तो बताना तुम लोग सोच करके कि अगर हम लोग ईवीएम मशीन में बायोमेट्रिक सिस्टम ले आते हैं तो क्या जो भी एलिगेशन है या फिर जो भी वोटिंग सिस्टम है और फेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्वेश्चन मार्क।
बस क्वेश्चन मार्क, अभी अभी आंसर नहीं करना, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो, अब ये हम लोग देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में सब कुछ समझ में आ गया सभी को, ठीक है। तो ये घर से सोच कर आना है कि ईवीएम में अगर हम लोग फिंगरप्रिंट सिस्टम लाते हैं तो क्या होगा। डन, आगे देखते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी, इसका काम क्या होता है भाई? तो इसका काम कुछ इस तरीके से होता है कि द कोड इज फॉलोड, कुछ कोड दिया जाता है जिसमें जितने भी पार्टीज हैं उनको फॉलो करना होता है इलेक्शन के दरमियान। जैसे देयर आर रूल्स दैट पार्टीज एंड गवर्नमेंट, कौन सा है कि वो जो है जिस पार्टी का गवर्नमेंट है वो अश्योर करेगा कि वो जो है हमारे प्रॉपर्टी को, द रिसोर्सेज अवेलेबल टू द गवर्नमेंट आर नॉट यूज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी इलेक्शन के टाइम पे कोई भी नया स्कीम जो है लाया नहीं जा सकता है, ठीक है। लेकिन अभी जस्ट हम लोग देखें कि वो नया स्कीम आया है ना, 10,000 रुपया, 10,000 10,000 10,000 हर एक लेडीज को मिला जस्ट इलेक्शन के पहले। तो क्या ये एमसीसी का उल्लंघन है? कोई टाइम लिमिट देता होगा ना। अरे किसको मिला सर? ठीक है, किसको मिला है? ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज देयर डिस्क्रिशन एंड रिटेन अस्योर द इलेक्शन टेक्स प्लेस पीसफुली, ठीक है। और सारे पार्टी को जो है पीसफुली इलेक्शन को जो है क्या करवाना है, सफल करवाना है। इन्फ्लुएंसिंग वोटर थ्रू गिफ्ट इन रिटर्निंग फॉर वोटर्स इज पनिशेबल। अरे कहाँ ये सब फॉलो होता है? तुम लोग को कभी दिखा है जीएमसीसी फॉलो होते हुए? अभी इलेक्शन हुआ, क्या इलेक्शन के टाइम पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किया गया? पहला एमसीसी में क्या लिखा हुआ है? क्वाइट कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है कि आपको इलेक्शन के टाइम पे या फिर इलेक्शन से कुछ दिन पहले तक आपको किसी भी तरीके का कोई भी स्कीम जनता को लुभाने के लिए नहीं लाना है, पहला बात। दूसरा बात क्या कहता है कि आप जो है किसी को गिफ्ट और पैसा वैसा दे करके वोट को नहीं ले सकते हैं, किसी को अपने अंडर में लेकर के वोट को नहीं ले सकते हैं। अगर पकड़े गए तो पनिशेबल ऑफेंस है। यहाँ तो सरेआम होता है, यहाँ तो सरेआम होता है। बहुत कैंपिंग, दारू बांटेगा, मुर्गा बांटेगा, लिट्टी बांटेगा, पैसा देगा। अब बहुत सारा वीडियोस जो है, हाँ बहुत सारा वीडियोस भी रिलीज होता है जिसमें पैसा देते हुए नेता को। तो कहाँ पनिशेबल ऑफेंस है भाई? आप पनिशेबल ऑफेंस करिए तो पब्लिकली करिए कुछ, है ना। तो ये सब चीज है। जब हम बोले तो बीच में मत गधा, चुप। तुम लोग का हम डिसीजन मांगे हैं? नहीं मांगे ना, चुप सुनना है चुपचाप से, ठीक है। गधा हो तुम लोग यार, आ जाओ। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाज एडॉप्टेड इन केरला, शांत, 1960। कब एडॉप्ट किया गया? 1960 में किया गया। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सर्कुलेटेड इट टू पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग द 1962 जनरल इलेक्शन एंड फ्रॉम 1991 द इलेक्शन कमीशन इंडिया प्रोएक्टिव इन एश्योरिंग द, हटाओ बकवास की बात है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अरे मॉडल कोड, अब देखो ये जो है ना, ये सुपरमैन है, क्या नाम है इनका? टीएन सेशन, ठीक है। ये सुपरमैन है। ये ऐसे पर्सन है कि ये जो है जब 1919 में जब ये चीफ इलेक्शन कमीशन बनते हैं तो और भी इलेक्शन के प्रोसेस को और भी ज्यादा फ्री एंड फेयर करने के लिए अपना जो है पूरा दिन और रात जो है झोंक देते हैं, ठीक है। अगर बोले टीएन सेशन कब बने इलेक्शन कमीशन ऑफिसर? He brought in the reform to assure free and fair election among them. The campaigning to follow precise rule, voter IDs to eliminate proxy voting. अगर हम बोले वोटर आईडी कार्ड का सिस्टम कौन लाया? टीएन सेशन। अभी जो वोटर आईडी कार्ड जो अभी तक चल रहा है ना, वोटर आईडी कार्ड, उसका सिस्टम कौन लाया? टीएन सेशन, ठीक है ना, ठीक है। स्ट्रिक्ट स्पेंडिंग में देखिए, टीएन सेशन वर्कड हार्ड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ वोटर्स एंड इट ऑफन रिमेंबर एज द ऑफिसर हु मेड इंडियन इलेक्शन फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड फेयरलेस। टीएन सेशन एक ऐसे इंसान थे जो
जाने जाते थे कि इलेक्शन को कैसे मजबूती से कंडक्ट करवाना है, इसको और भी फ्री और फेयर इलेक्शन कैसे करवाना है। टीएन शेषन 1990 में ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं और वोटर आईडी कार्ड का जो सिस्टम है, वोटर आईडी कार्ड, शांत शांत, तो बताओ वैसे कौन से आदमी वोटर आईडी कार्ड का सिस्टम, टीएन शेषन जो है वो 1990 में क्या बनते हैं, जो कि सबसे मेजर डिसीजन लेते हैं अपने लाइफ का, क्या ला करके, वोटर आईडी कार्ड का सिस्टम ला करके, वोटर आईडी कार्ड का सिस्टम ला करके। आ रहा है बात समझ में? अब देखो, अच्छा हम लोग जानते हैं ना इलेक्शन, शांत, हम लोग जानते हैं ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसका किसका वोटिंग करवाता है, इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कोई दिक्कत? अब देखो इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अब ये बहुत सारा चीज हम लोग इसके बाद पढ़े। हम लोग बात करें लोकसभा, लोकसभा में टोटल कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 543 कितने हैं, 543 तो 543, और ये नेशनल लेवल पे रहते हैं कि स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कौन से लेवल पे, स्टेट लेवल पे। देखो है ना, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द लोकसभा इलेक्शन। द इलेक्टेड कैंडिडेट जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा की इलेक्शन से जो मेंबर चुना करके पार्लियामेंट में जाते हैं उनका नाम क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाम होता है, ठीक है। और जो स्टेट से चुन के जाते हैं, है ना, कैंडिडेट इलेक्टेड टू स्टेट असेंबली नोन एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको क्या बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं। और इन सब का जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो एक सिस्टम पे बेस्ड है जिसका नाम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। क्या नाम है, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम। लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्शन जो है किस सिस्टम पे बेस्ड होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यानी कि उन गधों के कतार में जिनको सबसे ज्यादा वोटिंग मिलेगा वही जीत जाएगा। अब जैसे तुम लोग को एक एग्जांपल बताते हैं, ठीक है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है, यहां ध्यान दो। देखो मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी है, ठीक है। और 100% वोट है, 100%, ठीक है। कितना परसेंट है, 100% वोट है, ठीक है ना। ए का नाम है कलुआ। एक और छोड़ दिया, रुको ना, 3 नंबर नोटा हाँ ठीक, चल। ए का नाम है कलुआ, बी जो पर्सन है उसका नाम है रामू, और सी का नाम क्या है, नहीं देखो ये सब ये जस्ट ये जस्ट कॉमेडी वाली बात है, कोई ऑफेंड नहीं होगा। कलुआ अलुआ ये सब हम प्रमोट नहीं करते हैं, है ना। एक का समर से लेके बात करते हैं। नहीं कलुआ हो गया, रामू हो गया, इसका कलवा लिखे तो गोरा लिख दीजिए, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मत करो यहाँ। बाप के नाम से चमनवा के बेटा, मानसी सर, चमनवा के बेटा, मानसी सर, भानु चल भानु आ जाओ। नहीं नहीं मान लेते हैं कि ए में खड़ा हुआ है कलुआ, बी में रामू, सी में भानु, ठीक है। शांत, एकदम शांत, अब बिल्कुल शांत। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है उसको डिस्कस कर रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा और राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो किस सिस्टम पे बेस्ड होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पे बेस्ड होता है। मान लो कि कलुआ को वोट मिला कितना परसेंट, 40%। कितना परसेंट मिला, 40%। इसको कितना मिला, इसको जो है मान लेते हैं कि मिला कितना, हाँ चल 10% इसको मिला, ठीक है। इसको मिला 50, इसको मिला कितना हो गया, 40 10 50, इसको मिल गया 30, ठीक है। और डी नोटा है ना, नोटा वो कितना मिल गया तुम्हारा, 20%, ठीक है। कितना मिल गया, 20%। तो हमारा नेता कौन हुआ, हमारा नेता कौन हुआ,
कौन हुआ? कलुआ जो हमारा नेता कौन बन गया? कलुआ जो है हमारा नेता बन गया। अब तुम एक बात देखो, वाहियात सिस्टम है, इतना वाहियात है। तुम एक बात बताओ, 100% में से मात्र 40% जनता चाह रहा था कि कलुआ बने, लेकिन जो है कलुआ को कितना परसेंट हेट कर रहा था? 60% इस कलुआ को चाह रहा था कि ये कलुआ ना बने नेता। लेकिन बताओ कलुआ नेता बना कि नहीं बना? सिर्फ किस कारण से? क्योंकि जो है सबसे ज्यादा वोट इसको मिला था। लेकिन हम लोग को यहाँ समझने वाली बात है कि 60% जनता जो है वो चाह रहा था कि कलुआ नेता ना बने। आ रहा है बात समझ में ना? दिस इज द फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है ना? दिस इज द फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम। डन ना? आगे देखते हैं। हाँ रुको, नहीं शांत। अब देखो सर इस केस में बनेगा कौन था? कलुआ वही बनेगा। 40% वोट कर, 40% वोट। चलो अब शांत 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 शांत। समझ में आ गया ये जो क्या सिस्टम समझ में आ गया ना? अब देखो, द लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड सेवरल नेम इन रीजनल लैंग्वेज, जैसे विधानसभा, विधान, और इसका क्या नाम है? नियामा सभा। क्या नाम है? नियामा सभा। अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम होता है, जैसे विधानसभा, नियामा सभा, ये सब नाम है किसका? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। हम लोग देखते हैं कि कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होता है कि मान लो कोई पार्टी मेजोरिटी में नहीं आया तो एक दूसरे से मिल करके और मेजोरिटी बना लेता है, और मेजोरिटी बनाने के बाद क्या करता है? मेजोरिटी बनाने के बाद जो है जी पार्टी वो कर लेता है, गवर्नमेंट बना लेता है। डन? यहाँ तक पूरा बात समझ में आ गया? हम लोग यहां से आज शुरू कर रहे हैं, ठीक है? इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ लोकसभा हम लोग देख लिए थे। टोटल कितने कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं? 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, ठीक है? आ जाओ, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। पहला क्वेश्चन ये पूछना है कि राज्यसभा के इलेक्शन डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट होता है। राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्ट होता है। कैसे होता है? इनडायरेक्ट होता है। और इनके मेंबर्स को भी क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि एमपी ही बोलते हैं, ठीक है ना? अच्छा, ज्यादा पावरफुल राज्यसभा है कि लोकसभा है? लोकसभा है। कौन सा है? लोकसभा। सारे कुछ का रिस्पॉन्सिबिलिटी किनके ऊपर है? लोकसभा के मेंबर के ऊपर है। अच्छा, 543 टोटल सीट है ना? 543। इसमें बताओ शेड्यूल कास्ट के लिए कितना रिजर्व है? 84। अच्छा, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 47। यहां तक सब कुछ डन है। अगर मैं ये बोलूं कि राज्यसभा का टोटल सीट कितना है, तो ये होता है 245। कितना होता है बच्चों? कितना होता है? 245, जिसमें से 233 जो है वो इलेक्टेड मेंबर होते हैं। कितने इलेक्टेड मेंबर होते हैं? जिसको इलेक्ट कौन करता है? सारे एमएलएज मिल करके और राज्यसभा के मेंबर को क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। सारे क्या मिलते हैं? देखो, 233 आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे एमएलए। वाइल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुनो मेरी बात, टोटल सीट कितने हैं? 245, ठीक है ना? जिसमें से इलेक्टेड कितने हैं? 233 मेंबर इलेक्टेड होते हैं और 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है नॉमिनेट। नॉमिनेट कौन करता है बच्चों? नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। आ रहा है बात समझ में? अब हर एक स्टेट का जो सीट है वो डिपेंड करता है कि उस स्टेट का पॉपुलेशन कितना है। जैसे उत्तर प्रदेश में ज्यादा पॉपुलेशन है तो यहाँ का सीट ज्यादा होगा। अरुणाचल प्रदेश में कम पॉपुलेशन है तो यहाँ का सीट कम होगा। पूरा बात समझ में आ रहा है? टोटल नंबर ऑफ सीट इन राज्यसभा 240। इलेक्टेड कितने होते हैं? 233। नॉमिनेटेड कितने होते हैं? किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। अच्छा, राज्यसभा के मेंबर को कौन इलेक्ट करता है?
एमएलए, सारे स्टेट लेजिस्लेटिव दिल्ली पौंडीचेरी सबके एमएलए जो हैं इलेक्ट करते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो, राज्यसभा इज आल्सो नोन एज व्हाट? परमानेंट हाउस। क्या ये कभी डिसॉल्व हो सकता है? ये कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता है। अच्छा, राज्यसभा के मेंबर्स का टर्म होता है कितना ईयर? और लोकसभा के मेंबर का 5 ईयर। 5 साल में इलेक्शन होता है ना। अच्छा, राज्यसभा के मेंबर जो है कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं? 6 साल के लिए। 6 ईयर टर्म होता है। समझ में आ रहा है? और हर एक 6 साल में राज्यसभा के 1/3 मेंबर जो है, सॉरी, ओके, हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 मेंबर जो है क्या होते हैं? रिटायर्ड होते हैं, और बाकी नए मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। गॉट इट? राज्यसभा क्या डिसॉल्व हो सकता है? कितने साल में नॉमिनेट होता है बाकी के नए? 2 इयर्स। हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स को रिटायर किया जाता है, या फिर वो लोग रिटायर होते हैं और नए मेंबर उसमें ऐड होते हैं। कोई दिक्कत? टोटल सीट कितने हैं? 240। इलेक्टेड कितने हैं? 230। 12 नॉमिनेटेड कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। अच्छा, इनका जो इलेक्शन होता है डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है? इनडायरेक्ट होता है। अच्छा, इनडायरेक्ट होता है तो किस मेथड से होता है? तो इस मेथड का नाम है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। किस मेथड से? लोकसभा के मेंबर्स को किस मेथड से? लोकसभा का कहां कॉन्सेंट्रेशन है? बैकबोन स्टेट। लोकसभा के मेंबर को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। याद है? कलुआ, रामू, भानु, याद है ना? जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो जीतेगा। डन। इसको किस मेथड से? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये क्या होता है ये हम लोग हायर क्लासेस में जानेंगे। बस अभी याद कर लो कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के मेथड से राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है बाई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के द्वारा। डन ना? डन। कितने मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं? कितने होते हैं? कितने होते हैं? कितने होते हैं? कितने होते हैं? कौन करता है? कौन करता है? प्रेसिडेंट। देखो, एमएलए क्या होते हैं पता है ना? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये क्या करता है? वोट करता है इनडायरेक्ट। किस मेथड से? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। कितने मेंबर को इलेक्ट करता है? 233 मेंबर को इलेक्ट करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितना करता है? 12। और इसका इलेक्शन कैसा होता है? कौन सा सिस्टम? भारत का जो राज्यसभा का सीट है किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? क्या दिक्कत है यहां तक? राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, यस और नो? हर 2 साल में कितना रिन्यू होता है? 1/3 होता है। एमएलए जो है किस मेथड से? सिंगल ट्रांसफरेबल। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? बहुत आसान सा चीज है कि नहीं है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को भी जो है कैसे किया जाता है? इनडायरेक्टली किया जाता है। कैसे किया जाता है? कौन करता है? कौन करता है? प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है? इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है? मेंबर ऑफ। एक मिनट, शांत। लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर्स, यस और नो? लेजिस्लेटिव असेंबली के सारे मेंबर, एमएलए और एमपीज सारे। एमएलसी नहीं करता है, याद रखना। एमएलसी जो है प्रेसिडेंट को वोट नहीं करता है। अगर हम ये बात बोले नीतीश कुमार क्या प्रेसिडेंट को चुनते होंगे? क्या इलेक्ट करते होंगे? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार एमएलए नहीं है, क्या है? एमएलसी है। और एमएलसी प्रेसिडेंट के वोटिंग में उसका कोई योगदान नहीं रहता है। आ रहा है बात समझ में ना? तो अगर हम पूछें कि बताओ जरा, क्या नीतीश कुमार प्रेसिडेंट को चुनने के लिए, प्रेसिडेंट को कौन सेलेक्ट करता है? इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें क्या होते हैं? एमपीज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा।
एमपीज होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, ठीक है। एमएलए होते हैं, एमएलए सब जगह के, जैसे यूनियन टेरिटरी दिल्ली सबके जो है, दिल्ली जैसे यूनियन टेरिटरी है ना, सबके एमएलए होते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि बताओ जरा प्रेसिडेंट जो है का वोटिंग सिस्टम कौन सा होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? और ये जो है प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों मिल करके प्रेसिडेंट को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। लेकिन एक बात बताओ, नॉमिनेटेड मेंबर याद रखना, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर है वो वोट नहीं करते। मान लो कि अगर हम प्रेसिडेंट बन गए, हम 12 मेंबर को इलेक्ट करके राज्यसभा में भेज दिए, तो बताओ तो जब भी मेरा इलेक्शन के टाइम पे जब भी हम खड़े होंगे तो मेरा का 12 तो वोट तो मेरा लिखा हुआ है कि जिसको हम सेलेक्ट करके लाए हैं वही हमको वोट देगा। जिस कारण से जो है 12, मैं बोलता हूँ लास्ट में पूछना है ना, 12 मेंबर राज्यसभा के नहीं देते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के नहीं देते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, ये सब जो है वोट नहीं देते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड दिल्ली पौंडीचेरी, जितने भी नहीं, जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर हैं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, एक मिनट, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या नॉमिनेटेड मेंबर यूनियन टेरिटरी के, जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो वोट नहीं देते हैं और एमएलसी वोट नहीं देते हैं, एमएलसी वोट नहीं देते हैं। तो प्रेसिडेंट को वोट कौन नहीं देता है, तो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी लाइक दिल्ली पौंडीचेरी और एमएलसी, ये सब जो है नहीं देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? बोलो नहीं। अब बोलो हर्षित, तुम कुछ बोल रहे थे। बोले कि जिसको नॉमिनेट किया उसको वोट नहीं देगा, हर साल तो प्रेसिडेंट चेंज ही हो जाता है, उसको फायदा क्या नॉमिनेशन का, अगले साल तो कोई और आ जाएगा प्रेसिडेंट। जैसे अगर हम प्रेसिडेंट के पोस्ट पे खड़े हुए, ठीक है, नॉमिनेट किए, अब दोबारा इलेक्शन हुआ तो फिर मेरा मन है कि हम फिर प्रेसिडेंट बने। हाँ, अरे 100% होता है, 1% दोबारा खड़ा हो सकता है ना, है कि नहीं? आगे आ जाओ। अच्छा, बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है बताओ? देखो, बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है वैसा सिस्टम जिसमें लेजिस्लेटिव बॉडी 2 सेपरेट चेंबर में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। बाई कैमरल का मतलब 2 सेपरेट चेंबर में क्या होना, लेजिस्लेटिव बॉडी डिवाइड होना, एमएलए और एमएलसी। डन ना? क्या दिक्कत आ रहा है यहां तक? प्रेसिडेंट को वोट कौन कौन नहीं देता है? ठीक ना? ठीक, आ जाओ, शांत शांत शांत। इट इज बिकॉज दिस अस्योर दैट ओनली डायरेक्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वोट टू इलेक्ट प्रेसिडेंट। अब देखो, अब बात यह है कि सर हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो प्रेसिडेंट को चुनते हैं, जिससे लेजिटिमेसी, हाँ, डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, दो बार बोलोगे तो करवा जाओगे, को मेंटेन करता है। डन ना? डन? आगे देखो, शांत। अगर हम ये बोले, देखो शांत हो जाओ, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट सेम प्रोसेस होता है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय कंसिस्टिंग ऑफ द नॉमिनेटेड, हाँ, इसमें देखो, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? वाइस प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड मेंबर वोट देते हैं, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हों, राज्यसभा के हों, या फिर दिल्ली और पौंडीचेरी यानी कि यूनियन टेरिटरी के नॉमिनेटेड मेंबर हों, सब के सब वाइस प्रेसिडेंट में वोट देते हैं। इनका सिस्टम भी होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। द वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, यानी कि जो वीसी होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है बच्चे, वीपी है ना, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है बच्चे, वो राज्यसभा का क्या होता है, चेयरपर्सन भी होता है। राज्यसभा का जो चेयरपर्सन होता है वही वाइस प्रेसिडेंट होता है। डन ना? If there are situation when the president is not able to discharge their function, उस कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट के रोल में आते हैं या उनका पोस्ट संभालते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? आगे देखते हैं हम लोग। चैलेंजेस एंड द रोड अहेड। India's electoral system is celebrated as the world largest
democratic exercise. However, like all system, it faces its share of challenge issues such as growing influence of money in elections, significant portion of candidate with criminal record, and voter apathy raise important question about the health and the future of our democracy. The way forward lies in empowering voters with information they need to make thoughtful and responsible choice. Media, education, and awareness campaign must work together to help the people, especially the youth, understand the importance of voting wisely and aware the vigilant voter in the देखो सुन मेरी बात। कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो वोटिंग सिस्टम है, जब हमारा वोट होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि सबको अवेयर होना बहुत जरूरी है। और अवेयर करवाने का जिम्मेदारी किस पे होना चाहिए? जितने भी मीडिया होते हैं, कहा गया है, हाँ, जितने भी मीडिया है, एजुकेशन अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू जो है सबको साथ मिलकर के काम करना चाहिए, ताकि वो वोटिंग को अच्छे तरीके से समझ पाए कि वोटिंग कितना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है ना, कितना जरूरी है हमारे लिए। बिफोर वी मूव ऑन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस अभी तो हम लोग देख लिए ना ये सब, और यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर हो गया खत्म। ये सब पढ़ा दिया गया है। यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या हो गया, और यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है ये जो है ये रिवीजन क्वेश्चन है ना। व्हाई इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी डेमोक्रेसी। अब ये सब क्वेश्चंस पहले खुद से ट्राई करना है, और यहाँ पे ये पूरा चैप्टर तुम लोग का खत्म हो गया। घर पे जाना है 2 बार 3 बार 5 बार इसको क्या करना है, पढ़ना है, और पढ़ करके अपना नोट्स बनाना है, और नोट्स बना करके डांस करना है। ठीक है, तो आज की सभा समाप्त हुई। धन्यवाद।